हेलो साथियों, नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गैलेक्सी क्लासेस में। सभी को भाई राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे बच्चों? और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं आप सभी लोगों के लिए क्या है, एसएससी सीपीओ का जो सेट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जो कि 11 ऑफ नवंबर को हुआ था, और इसका जो सेट नंबर 3 है इस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो भाई सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएंगे, सेशन की शुरुआत हो चुकी है। और क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है? अपने दोस्तों को क्लास जरूर शेयर कर देंगे। तो चलिए जुड़ते हैं आप सभी लोगों से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या आ रहा है? तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या आ रहा है, तो जल्दी से आप सब लोग आंसर्स करेंगे, ठीक है बच्चों? ओके, ठीक है। तो चलिए जुड़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह आ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो है वो आपका इंडियन पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन ध्यान रखेंगे इस बात का। तो पहला क्वेश्चन आपका इंडियन पॉलिटी से है, वो क्या है? कह रहा है द डिटेंशन, ध्यान रखना, ऑफ अ पर्सन। पहली बात है, अगर किसी व्यक्ति को डिटेन किया जाता है, नजरबंद किया जाता है, तो ये क्वेश्चन कौन से आर्टिकल में आता है? पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये डिटेंशन जो है आर्टिकल नंबर, ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 22 में आता है। पहले बात तो अपने दिमाग में ये रख लीजिए, ठीक है? कैन नॉट एक्सीडेड अनलेस एंड द एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ द जज ऑफ अ हाई कोर्ट रिपोर्ट सफिशिएंट कॉज फॉर द एक्सटेंडेड, है ना, डिटेंशन। मतलब कह रहा है कि किसी व्यक्ति को नजरबंदी कितने दिन से अधिक नहीं हो सकती है जब तक कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से युक्त सलाहकार बोर्ड विस्तारित नजरबंदी के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है। मेरी बात ध्यान से समझना। आर्टिकल 22 कहता है कि इसमें क्या है? गिरफ्तारी के प्रति निषेध। इसका मतलब है किसी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, नजरबंद कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया, इसके संबंध में बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा हम डिटेन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर न्यायालय को यह लगता है कि यह व्यक्ति समाज और देश के लिए खतरा है, तो 3 जजों के पैनल द्वारा, ध्यान रखना कितने? 3 जज। यहां पर देखिए, न्यायाधीशों से युक्त सलाहकार बोर्ड। सलाहकार बोर्ड का मतलब क्या हुआ? इसमें पैनल में कितने लोग होंगे? 3 जज बैठेंगे। कितने जज बैठेंगे? 3 जज, ठीक है ना? 3 जजों के पैनल द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा कि इसके कारावास को बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। क्लियर हुई बात यहाँ पे? तो साथियों, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि नजरबंद हम कर सकते हैं किसी को तो 3 माह तक। ध्यान रखना कितना है? 3 माह तक है। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? हाँ, 3 माह है, ठीक है भैया? ओके, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंडस्ट्री लोकेशन इज करेक्ट। अच्छा, ओके, उद्योग और उसके स्थान से संबंधित निम्न में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? पहला है क्या? आयरन एंड स्टील प्लांट, भिलाई इस्पात। बिल्कुल सही है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। आप जानते हैं भिलाई हो गया, बोकारो हो गया, राउरकेला हो गया, दुर्गापुर हो गया, ये सब क्या है? आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं, ठीक है ना? और ये जो भिलाई है बच्चों आपका, ये 3rd 5 ईयर प्लान में स्टैब्लिश किया गया था रूस की सहायता से, छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना? उस समय वो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, आज वर्तमान में वो क्या है? छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। कॉटन टेक्सटाइल जो है लखनऊ, कॉटन टेक्सटाइल लखनऊ, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें कह रहा है कि कौन युग में सम्मिलित है? मेरे हिसाब से बच्चों ये दोनों सम्मिलित हैं, यानी कि बोथ 1 as 2 इज करेक्ट, ठीक है ना? तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके? बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है ना? आंसर्स करते रहेंगे आप सब लोग। चलिए, ओके, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके स्क्रीन पर? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, Which article of the Constitution of India deals with the session of the Parliament? साथियों, अगर यहाँ पे मैं केवल पार्लियामेंट की बात करता, अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करता? पार्लियामेंट की बात करता, तो पार्लियामेंट आपका किस में है? 79 में। और ये 3 बॉडीज से मिलकर बनता है। एक आपका बनता है किससे? जिसका नाम है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, ध्यान रखना, प्रेसिडेंट, ठीक है? ये आप सब लोग 52 में पढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है लोकसभा, और फिर आपका आता है राज्यसभा। आपका लोकसभा किस में है? आपका 81 में है, और राज्यसभा किस में है? आर्टिकल 80 में है। अब इसमें कह क्या रहा है? अनुच्छेद संसद के सत्र। अब ध्यान रखना, संसद के सत्र तो 4 विशेष प्रकार के सत्र होते हैं: ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और बजट सत्र। ये 4 महत्वपूर्ण सत्र होते हैं। तो इनका उल्लेख आप देखने को पाएंगे किसमें है? आर्टिकल नंबर 85 में।
किसमें है? 85 में। 100 में और 101 में सांसदों द्वारा ली गई शपथ और उनकी व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना? ओके, तो चलिए अगला अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ समझ में आ गया सभी को? ओके, हाँ चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ध्यान रखना, कह रहा है डक क्रिकेट में जैसे होता है ना कि कोई गेंद बाउंसर आती है तो बैट्समैन डक कर जाता है, ठीक है, तो ये डक क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, ये तो ठीक है। ब्लू लाइन बैडमिंटन से नहीं है साथियों, ध्यान रखना, ये ब्लू लाइन का संबंध बैडमिंटन से नहीं है, ठीक है ना, ब्लू लाइन का संबंध जो है वो बैडमिंटन से नहीं है। और उसके बाद ड्यूस टेनिस से है, फ्री थ्रो जो है वॉलीबॉल से, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। हाँ, कमेंट करते रहेंगे आप सब लोग। चलिए, हाँ ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Who among the following is associated with the तबला। अब इसमें कह रहा है कि तबला वादक कौन है इसमें, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे तबला से जुड़ी हुई बात आ जाती है कि तो फादर ऑफ तबला कौन है, फादर ऑफ तबला जो है वो कौन है, यानी कि तबला के जनक कौन माने जाते हैं। तो साथियों तबला हो गया, सितार हो गया, आपका कव्वाली हो गया, है ना, हिंदी खड़ी बोली हो गया, इन सबके कौन है? अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, ठीक है। और इसमें तबला से संबंधित कौन है? पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार, दोराई स्वामी अयंगर, अल्लाह रखा खां। बिल्कुल, अल्लाह रखा खां का संबंध जो है वो किससे है? तबला से है। इस बात का सही आंसर हो जाता है, किससे हो जाता है? अल्लाह रखा खां से हो जाता है, ठीक है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Who among the following Morocco traveler came into India during the reign of मोहम्मद बिन तुगलक? ओके, अब बच्चों यहाँ पे मोरक्को पूछ रहा है, तो मोरक्को कहाँ पे है? अफ्रीका में है, ठीक है ना, नॉर्थ अफ्रीका में। कहाँ पे है? नॉर्थ अफ्रीका में, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ से 1333 में आया था कौन? इब्न बतूता। कब आया था? 1333 में, ध्यान रखना। इसकी एक बुक है जिसका नाम है रहला। क्या नाम है? रहला। सुलेमान अल ताजरी की बात करूं तो ये क्या है? अरबी यात्री है, अरबी है। और ये कहाँ आया था? गुजरात, गुजरात आया था। और किसके समय आया था? मिहिर भोज के समय। किसके समय? मिहिर भोज, मिहिर भोज। अब ये मिहिर भोज कौन है? प्रतिहार राजा है। कौन है? प्रतिहार राजा, प्रतिहार वंश, ठीक है, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश, इनके समय। अल मसूदी की बात करूं तो ये जो है प्रतिहार राजा महिपाल के समय आए थे। क्या थे? प्रतिहार राजा महिपाल के दरबार, महिपाल के समय, महिपाल के समय, महिपाल के समय गुजरात आए, गुजरात आए। और ये भी बच्चों क्या थे? अरबी यात्री थे। ये भी क्या थे? अरबी यात्री थे। ये भी क्या थे? अरबी यात्री थे। अब्दुल रज्जाक की अगर मैं बात करूं तो ये जो है ईरानी व्यक्ति है और ये विजयनगर की यात्रा पर आया। किसके? विजयनगर, ध्यान रखना। अब्दुल रज्जाक जो है ईरान से है और ये किसके? विजयनगर की यात्रा पर ये आया था, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि with which of the following Indian state is the cultural festival of भगोरिया। बच्चों ये भगोरिया जो संबंधित है ये बुंदेलखंड क्षेत्र से है ना, बुंदेलखंड मालवा का क्षेत्र, ठीक है ना, ये बुंदेलखंड मालवा का क्षेत्र, बुंदेलखंड मालवा क्षेत्र, ध्यान रखना, बुंदेलखंड मालवा का जो क्षेत्र है वहीं पर मनाया जाता है। और भगोरिया जो है ये आपका कहाँ का है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। ओके, कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है, ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात ध्यान रखना, ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। ओके, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? Which of the following intermolecular is also called as London force? ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछता है बार बार। निम्नलिखित में से किस अंतरा आणविक बल? बच्चों एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है? ये एक कोई बॉडी है, बॉडी तो है ही है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है? इनके मॉलिक्यूल्स क्या है?
ये इंटर मॉलिक्यूल्स जो है ये इंटरनली बॉन्डेड है, ठीक है। अगर इनके मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे तो इसका कोई एक शेप नहीं बन पाएगा, ये अलग अलग हो जाएंगे, गैसों की तरह से घूमेंगे इधर उधर, ठीक है। तो इनके अंदर क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये सख्ती से मजबूती से बंधे हुए हैं। तो जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होते हैं वो ठोस होता है, जैसे आपका लोहा हो गया, स्टील हो गया, ये सब क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड से मजबूत होते हैं, ठीक है। अब इसको जो है लंदन फोर्स भी कहा जाता है, तो ये क्या कहलाता है, डिस्पर्सन फोर्स। क्या है, डिस्पर्सन फोर्स, प्रकीर्णन बल, इसको क्या कहा जाता है, डिस्पर्सन फोर्स। बहुत ही आसान सा सवाल था, ठीक है ना। हाँ, डिस्पर्सन फोर्स, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। ओके, चलिए हाँ, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ सात सक। सात सक जो है ये सात सुख मिन सीम सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में संबंधित है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सात सुकमिन सीम का जो संबंध है ये बच्चों गारो खासी जयंतिया से क्षेत्र से संबंधित है, और हम सभी लोग जानते हैं कि ये क्षेत्र कहाँ है, मेघालय में है। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे, कहाँ पे है, मेघालय से है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप सभी लोग बात करते हैं कि जैसे आपका जो फेस्टिवल होता है, बिहू फेस्टिवल एक होता है, भोगाली बिहू, माघ बिहू, है ना, तमाम बिहू है। असम के हो जाते हैं, सुआ खाई जो फेस्टिवल्स होते हैं वो उड़ीसा से संबंधित हो जाते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है सभी को, ओके हाँ, समझ में आ रहा है ना सभी को, ओके हाँ हाँ। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फ्यूज वायर। अच्छा, फ्यूज वायर आप जानते होंगे, आप देखते होंगे घर में फ्यूज वायर लगाते हैं हम लोग, तभी जो है करंट जो है पूरे घर में दौड़ता है। और वो फ्यूज वायर क्या होता है, जब टूट जाता है तो फिर क्या होता है, करंट जो है वो पूरे घर में नहीं आ पाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम फ्यूज वायर को कोशिश करते हैं कि ऐसा तार हो जो जो क्या हो, जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, क्या हो, है ना। हाँ हाँ, है ना, हाँ, लो लो मेल्टिंग पॉइंट हो, माफ कीजिएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट हो। हाँ, फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन। लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि अधिक तापमान होने पर भी वो मेल्ट कम हो, ठीक है, जैसे टंगस्टन वायर ये सब हो जाते हैं। इट हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो कंडक्टिविटी, नहीं, लो कंडक्टिविटी नहीं सही है, क्योंकि लो मेल्टिंग ठीक है लेकिन लो कंडक्टिविटी नहीं सही है। इट हैज हाई मेल्टिंग नहीं सही होगा, ठीक है ना। इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई कंडक्टिविटी, ये बिल्कुल ठीक है, यानी उसकी चालकता अच्छी होनी चाहिए और गलनांक निम्न होना चाहिए। गलनांक निम्न का मतलब क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पे भी वो मेल्ट ना होने पाए, ठीक है। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा गया है, कह रहा है कि इन व्हिच ईयर वाज द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिश्ड। आप सभी लोग जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को एक निर्णय लिया गया था, और वो निर्णय क्या लिया गया था, धारा 370 समाप्त करने की बात की गई थी, और साथ ही साथ ये कहा गया था जम्मू और कश्मीर जो है, जिसमें आपका लेह लद्दाख का एरिया भी आता था, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अब अलग अलग यूनियन टेरेटरी हो जाएंगे। अब जब यूनियन टेरेटरी हो जाएंगे और उसके बाद 370 खत्म हो जाएगा, तो क्या किया गया, वहाँ की विधान परिषद को वहाँ पे समाप्त कर दिया गया, और ये कहा गया कि सिचुएशन जब ठीक हो जाएगी तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम फिर से वहां पर चुनाव कराएंगे, ठीक है। तो ये निर्णय कब लिया गया, 2019 में, ठीक है। ओके ओके ओके, अगला क्वेश्चन आ जाइए। ये क्या कह रहा है कि कॉलम ए को कॉलम 2 से मैच करना है, उनकी जो स्मेल है ना, उसके आधार पर। CO2 क्या है, एक है ना गैस, जिसमें से जुड़े हुए सड़े अंडे जैसी, नहीं, H2S गैस होती है ये, ठीक है ना। ए का ये हो जाएगा एक रंगहीन और गंधहीन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, हाँ, H2S क्या है, गैस जिसमें सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है, ठीक है। और ये C का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 1 है ना, 2 1 3, ठीक है, 2 1 3 कहाँ पे है, 2 1 3 भैया, तो 2 1 3 यहाँ पे मिलेगा आप सबको, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ओके, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 1 3, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि आर्य समाज, बच्चों पहली बात तो आप जान लीजिए आर्य समाज इसको किसने बनाया है, दयानंद सरस्वती। और सरस्वती जी का जो असली नाम है वो क्या है, मूल शंकर, है ना। एक तो इनका असली नाम क्या है, मूल शंकर। कभी कभी इसका पूछता है कि हेडक्वार्टर कहाँ था, इसका हेडक्वार्टर था लाहौर में, ध्यान रखना इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, लाहौर में। आजादी के बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना दिया गया, राजस्थान बना दिया गया, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी और इन्होंने ये भी कहा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, ठीक है, लौटो, ठीक है। और ये स्टैब्लिशमेंट कहाँ हुआ था, 1875 में। कब हुआ था, कहाँ हुआ था, मुंबई में, ठीक है। ओके, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल आता है कि एक मथुरा के साधु थे जो नेत्रहीन थे, जिनके बहुत ही ज्यादा उनके ऊपर प्रभाव थे, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका क्या, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये आपसे पूछ रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय जो वायसराय थे वह कौन थे। तो वायसराय थे 19 ये एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1885 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, क्या आईएनसी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और इस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन। कहाँ गए भाई, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। लॉर्ड लिटन के बारे में आप जानते ही हैं। लॉर्ड लिटन के टाइम पर 1878 में क्या हुआ था, आर्म्स एक्ट आया था, ये सबसे महत्वपूर्ण था, आर्म्स एक्ट आया था। और बाकी दिल्ली दरबार का आयोजन भी किया गया था। इन्होंने आईसीएस में जाने के लिए उम्र को 19 साल कर दिया था, 21 से घटा करके, ठीक है। लॉर्ड रिपन जस्ट इसका उल्टा काम करते हैं। इनके टाइम पर जो है एक आप सभी लोग जानते हैं कि इनके टाइम पर जो है एक कमीशन आता है जो कि रिलेटेड होता है कि भारत के लोग भी जो है वो क्या हो सकते हैं, जुडिशरी में शामिल हो सकते हैं। और इन्होंने आईसीएस की एज को 19 से बढ़ा करके 21 कर दिया था, ओके। और इन्हें हम लोकल सेल्फ गवर्नेंस यानी कि परमानेंट सेल्फ गवर्नेंस का फादर भी कहते हैं, लॉर्ड रिपन को, ठीक है। ओके, लॉर्ड मेयो के टाइम पे आप जानते हैं कि ये इकलौते ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या भारत के अंदर हुई थी, ठीक है। बाकी हत्या का प्रयास तो कई सारे गवर्नर जनरल्स पे हुआ था, लेकिन हत्या जो है इन्हीं की हुई थी। और जो कि हत्या कहाँ हुई थी, अंडमान निकोबार में अफरीदिस नाम के एक व्यक्ति ने इनको मार दिया था। अगला क्या कह रहा है कि एज पर CMIE डेटा, है ना, ये कह रहा है कि CMIE डेटा जो है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। एक डेटा आता है 2022 का है ये, हालांकि इसका कोई रिलेशन नहीं है आपके एग्जामिनेशन से, बट आप एक चीज ध्यान रख सकते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो ये डेटा है 7.60 का, है ना, 7.60 का डेटा ये देते हैं और ये कहते हैं कि इतना जो है अनएम्प्लॉयमेंट भारत के अंदर है। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, Which aquatic microorganism eat जो है क्या करता है, ओके, फाइटोप्लैंक्टन एंड देन बिकम फूड फॉर द फिश, ओके, क्रस्टेशियंस एंड अदर्स लार्ज स्पीसीज। कौन से जलीय सूक्ष्म पादप लव खाते हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि मछली, क्रेटेशियाई और अन्य बड़ी प्रजातियों के भोजन बन जाते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपके लिए, विषाणु प्लवक आपका हो जाएगा यानी कि वायरोप्लांटन, और या फिर प्राणी प्लवक हो जाएगा आपका, जीवाणु प्लवक हो जाएगा, बैक्टीरियल्स, है ना। और उसके बाद जो थाइलाइज क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे जो आपसे पूछा जलीय सूक्ष्मजीव पादप, ये देखिए यहीं से पकड़ लीजिए इसको, यहीं से इसको पकड़ लीजिए, ठीक है ना, यहीं से इसको पकड़ लीजिए। तो ये क्या खाते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जो पौधे होते हैं उनको कौन लोग खाते हैं, जूलॉजी में पढ़ते हैं क्या, जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, तो दैट इज द जूलोप्लांक्टन, ठीक है। ओके, प्राणी प्लवक, ठीक है, ओके। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज अ गुड इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑफ द पॉलिसीज ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में नीतियों के प्रभाव को पहचान करने के लिए एक अच्छा संकेतक क्या है, आपको ये बताना है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। राइज इन कैपिटल ऑफ फॉर्मेशन, बताइए, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप सब लोग स्टार लगा सकते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है और इस क्वेश्चन का आप सभी को आंसर करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप सभी को आंसर करना है ना। कह रहा है कि राइज इन कैपिटल ऑफ फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण में
वृद्धि करना, राइज इन शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज सेक्टर इन द जीडीपी, राइज इन बैंकिंग सर्विसेज, राइज इन इंपोर्ट्स, आयात में वृद्धि। तो आयात में वृद्धि तो है नहीं बिल्कुल, और सर्विस सेक्टर बैंकिंग का कोई मतलब नहीं है। अब इन दोनों में आप देखिए, कह रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र की अगर यहाँ पे बात किया जाएगा तो आप सभी लोग जानते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है वो किसका होता है, वो होता है राइज इन शेयर ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर द जीडीपी। ये आपका सही उत्तर हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which of the following regions have long cold winters with higher winds and the average temperature below freezing for 6 to 10 month of the year? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल के 6 से 10 महीनों के लिए तेज पवन के साथ लंबी ठंडी, देखिए ध्यान से समझना ये क्वेश्चन पर, देखिए कह रहा है कि किस क्षेत्र में साल भर के 6 से 10 महीने। अब बच्चों साल के 6 से 10 महीने की बात कर रहा है, साल के 6 से 10 महीने, अगर एवरेज लेंगे तो 8 महीने। ठीक है, तेज पवन के साथ मतलब तेज हवा के साथ लंबी ठंडी सर्दी होती है और औसत तापमान हिमांक से भी नीचे रहता है। अब आप मुझे बताइए ऐसा कोई जगह होगा कि नहीं होगा, तो ऐसी जगह को क्या बोलेंगे भाई, पोलर एरिया। भाई पोलर एरिया पे ये सारी घटनाएं हो सकती हैं कि ठंडी हवा चले, जहाँ का टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहे, तो ये इसको जो हम क्या बोलेंगे, क्या इसको मेडिटेरियन क्षेत्र बोलेंगे? नहीं, यहाँ तो भीषण गर्मी होती है भैया। ऑस्ट्रेलियन पार्ट करें? नहीं भाई, यहाँ का भी एवरेज टेम्परेचर वही 17-18 के आसपास रहता है। टुंड्रा रीजन कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, टुंड्रा रीजन कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल कैसा क्षेत्र होता है, पोलर क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है, पोलर क्षेत्र होता है। ठीक है ना, ओके। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुनरुत्थानवादी, ओके, पुनरुत्थाना गोविंदन, ठीक है ना, ओके, नामदियार, ठीक है, नंबूदरी को जो है चीफ रिविलिस्ट एंड द इंपोनेंट्स ऑफ द रिसीविंग केरला स्टेट अवार्ड बाय द केरला फोकलोर एकेडमी ऑन 7 दिसंबर 2021। ठीक है, अब कह रहा है कि ये किस चीज के प्रतिपादक हैं और मुख्य पुनरुत्थानवादी। पुनरुत्थानवादी का मतलब क्या है कि फिर से जो है चीजों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देते हैं। पुथुमना गोविंदन नंबूदरी को 7 दिसंबर 2021 को केरल लोकगीत अकादमी द्वारा केरल राज्य पुरस्कार दिया गया। इनका संबंध किस चीज से है, तो भैया इनका संबंध चरकुला से तो है नहीं, ध्यान रखना, चरकुला से तो है नहीं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, घोड़े मोदनी भी नहीं है, घोड़े मोदनी भी आपका केरला का नहीं है। ठीक है, ये जो डांस फॉर्म है ये है आपका थिंदबू नृत्यम, ध्यान रखना, इसी क्षेत्र में इनको दिया गया है। ठीक है ना, ओके, समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है सभी को, ओके। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इम्पल्स कैन बी डिफाइंड एज। भैया आवेग को किस प्रकार आप परिभाषित कर सकते हैं, आवेग क्या चीज है ना, आवेग क्या चीज है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, नहीं, लंबे समय तक कार्य करने वाला बल नहीं है। द वर्क डन बाई अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम, नहीं, एक लॉन्ग टाइम एक शॉर्ट टाइम नहीं है। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम, फॉर अ द फोर्स, हाँ ये वर्क दिया है, वही तो मैं कंफ्यूज करूं, नहीं नहीं, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम, बिल्कुल ठीक बात है, किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल आवेग कहलाता है। टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं इसमें, तो ठीक है, आपका सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मलिक काफूर, जानते हैं ये गवर्नर था किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, ध्यान रखना, और दक्षिण अभियान में सबसे बड़ा इसका रोल था। वॉज द कमांडर ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग खिलजी, तो भाई सिंपल सी बात है, ये अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर था। इसके अलावा जो और थे वो कौन थे, जफर खां, गाजी खां, उलूग खां, है ना, और गाजी खां भी है, गाजी मलिक भी इसको कहा जाता है, जफर खां और नुसरत शाह। ठीक है, ये सभी क्या है, इसके गवर्नर्स हैं। ठीक है, इसके गवर्नर्स हैं कौन, अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, ओके, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है,
व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स बिलो द पॉवर्टी लाइन एस्टिमेटेड इन रूरल एरिया ऑफ इंडिया इन 2011-2012 में। ठीक है, क्योंकि ये सेंसस के अकॉर्डिंग आपसे पूछ रहा है। ठीक है, जनरली ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे, बट आप एक बात ध्यान रखना, कह रहा है 11-12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों का प्रतिशत लगभग कितना था। तो लगभग बच्चों एक क्वार्टर था, यानी लगभग 25.7% के आसपास था। ठीक है, इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। 25 कितना था। हाँ, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज करेक्टली पेयर्ड विद द स्टेट इन व्हिच इज लोकेटेड। आपसे डल लेक कह रहा है, तो डल लेक आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। भीमताल लेक उत्तराखंड में है, बिल्कुल ठीक आंसर है, ये बिल्कुल ठीक है। चिल्का लेक महाराष्ट्र में नहीं है साथियों, ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है। लोकटक झील आपका मणिपुर में है बच्चों, ये आप सभी लोग जानते होंगे, मणिपुर में है, असम में नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा सही आंसर, भीमताल उत्तराखंड हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलियाना सिटारिस्टी इज द फर्स्ट क्लासिकल डांसर ऑफ फॉरेन ओरिजिन who was conferred the Padma Shri Award in 2006 for the contribution to। इनका संबंध किससे है बच्चों, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विदेशी मूल की ये पहली शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई नृत्यांगना है। इनका संबंध जो है वो उड़िया से है, यानी ओडिसी डांस से है। किससे है, ओडिसी डांस से है, इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, इनका संबंध किससे है, ओडिसी डांस से है। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर द रनर अप इन आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का उप विजेता रहा है। हम सभी लोग जानते हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंग्लैंड आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाइए, क्या कह रहा है, तुजुक ए जहांगीरी, ध्यान रखना ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी, जहांगीर की। ध्यान रखना ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, जहांगीर की आत्मकथा। जहांगीर की क्या है, ये आत्मकथा। और इसे पूरा किसने किया था, इसे पूरा लिखा किसने, क्योंकि जहांगीर मर गया था, इसको पूरा लिख नहीं पाया, इसको पूरा लिखा था मौत बिंदु खां ने। किसने लिखा था, मौत बिंदु खां ने इसको लिख करके पूरा कंप्लीट किया था साथियों, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये किस भाषा में है, जाहिर सी बात है ये फारसी भाषा में है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत और मुगलों की लैंग्वेज क्या थी, फारसी थी, इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, ओके, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका, Who was the last सुल्तान ऑफ द लोदी डायनेस्टी। हम सभी लोग जानते हैं खिज्र खान का संबंध जो है वो किससे था, सैयद वंश से था इसका संबंध। ठीक है, सिकंदर लोदी जो है ये नहीं था, क्योंकि ये सेकेंड लास्ट था। इब्राहिम लोदी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, और ये लोदी वंश का फाउंडर था बहलोल लोदी। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ध्यान रखना, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है ना, यहाँ पे इक्वालिटी की जगह क्या होना चाहिए था, इंटीग्रिटी होना चाहिए था। लिबर्टी, इंटीग्रिटी एंड फ्रेटर्निटी ये है, इक्वालिटी नहीं है बच्चों। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना चाहूंगा, स्वतंत्रता समानता नहीं है, स्वतंत्रता अखंडता है। यहाँ पे समानता की जगह क्या है, अखंडता है, अखंडता है, ध्यान रखना। यानी लिबर्टी है, इंटीग्रिटी है, ध्यान रखना। तो एक बार आप लोग देख लेना, इक्वलिटी की जगह क्या है, इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी। ठीक है, और ये क्या है, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, जिसको हम बोलते हैं बंधुत्व। ये जो विचारधारा है बच्चों, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से पैदा हुई थी। कब आई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये पैदा हुई थी। ये कब हुआ था, 1789 में। ठीक है, 1789, माफ कीजिएगा, ये क्या है आपका 1789। ठीक है, और वहीं से ये हमारे देश के संविधान जब बना तो इसको अडॉप्ट किया गया। तो कहां से अडॉप्ट किया गया, ये फ्रांस से अडॉप्ट किया गया। ठीक है, कहां से अडॉप्ट किया गया, फ्रांस से अडॉप्ट किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर वाज द फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। बच्चों फर्स्ट 5 ईयर प्लान आप जानते हैं 1951 से लेके 56 तक था हेराल्ड डोमर मॉडल। क्या था? हेराल्ड डोमर मॉडल। और हेराल्ड डोमर मॉडल ये रिलेट करता था किससे? एग्रीकल्चर से। और लगभग जीडीपी में इनका योगदान था, लगभग 56% इनका योगदान था। ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है साथियों? एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि पहला जो आपका देख पा रहे हैं वो पहला क्या है? एग्रीकल्चर। दूसरा 5 ईयर प्लान जो आपका आता है वो आपका आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में आता है। कहां पे आता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में आता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following was included by the Constitution 86th Amendment 2002। आप जानते हैं 86वां जो संशोधन हुआ था साथियों, 86th Amendment जो हुआ था, अमेंडमेंट जो हुआ था, ये हुआ था 2002 में। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। और ये था जुड़ा हुआ किसके साथ? एडुकेशन के साथ। किसके साथ था? एडुकेशन के साथ था। और इसमें आर्टिकल 21 में इसको जोड़ा गया। साथ ही साथ ये फंडामेंटल ड्यूटी के 11th ड्यूटी में इसको जोड़ा गया। और ये किस में जोड़ा गया? फंडामेंटल राइट में। एडुकेशन एक्ट कब बनता है साथियों? ये बनता है 2009 में। और इम्प्लीमेंट कब होता है? इम्प्लीमेंट कब होता है? इम्प्लीमेंट होता है 1 अप्रैल 2010। यानी कि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार कब बनता है? ये 1 अप्रैल 2010 में। तो क्या है? रीजजमेंट ऑफ द सीट ऑफ लोकसभा? नहीं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब? नहीं बच्चों, है ना। रीजजमेंट ऑफ द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं बच्चों। ये क्या हो जाएगा? एलिमेंट्री एजुकेशन एज द फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार को प्राथमिक शिक्षा बनाना। ठीक है, हाँ, मौलिक अधिकार में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना, ये इसका उद्देश्य है। अगला क्या है? एज ऑफ मार्च 22 which of the following dance form has not been listed as the classical dance in India? अच्छा, कौन सा? उड़ीसी है, मोहिनी अट्टम है, कुचिपुड़ी नहीं है, लावणी नहीं है। लावणी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है बच्चों, ये महाराष्ट्र में है। ये क्या है? एक फोक डांस है। क्या है? एक फोक डांस है। इस बात का सभी लोग ध्यान रखें। ये क्या है? एक फोक डांस है। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which formula is used represent the three-dimensional structure of the molecules using a two-dimension surface like a sheet of paper or a computer screen? कागज की सीट या कंप्यूटर स्क्रीन जैसी दो आयामी, ठीक है ना, इसके कितने आयाम होते हैं? एंगल्स, है ना, डायमेंशंस कितने? 2। ठीक है, सतह पर उपयोग करके अणुओं के त्रिआयामी संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला? नहीं, बॉन्ड लाइन में तो सिंगल सिंगल हम जोड़ते हैं, ये नहीं होगा। लेविस स्ट्रक्चर फॉर्मूला? संघनित संरचनात्मक सूत्र? अच्छा, डैश बेस फॉर्मूला? ठीक है, ये आपका आ जाएगा डैश बेस सूत्र। ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन के साथ, सी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, है ना, डैश बेस फॉर्मूला, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्या है? The idea of rule of law was adopted from the constitution of which of the following countries? ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कानून के शासन का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है ना बच्चों। यहाँ पे कह रहा है कि कानून के शासन का विचार आपसे पूछ रहा है कि कहाँ से लिया गया है। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप सब लोग करेंगे। बताइए कहाँ से लिया गया है? कानून के शासन का विचार निम्नलिखित में से किस देश से है साथियों? ये है आपका, देखिए यहां से अगर हम बात करेंगे तो यहां से क्या है? 5 ईयर प्लान है। ठीक है, 5 ईयर प्लान है। और क्या है? आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, अमेरिका से आप जाएंगे तो यहां से प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट है, और जुडिशरी रिव्यू है, शॉर्ट में JR लिख रहा हूं, जुडिशरी रिव्यू है ना। और भी तमाम चीज़ें हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट आपका हो जाता है, इम्पीचमेंट हो जाता है ये। तो इसका आंसर कनाडा तो आपका यूनियन स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, तो ये नहीं होंगे, यूनाइटेड किंगडम ही आपको लग रहा है, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाता है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, was a key position in the royal court of Delhi Sultanate and his role was the general supervisor over all the department। दिल्ली सल्तनत के शाही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद था और उसकी भूमिका सभी विभागों के सामान्य पर्यवेक्षक की थी, मतलब वो सभी विभागों को देखता था। और ये विभाग जो बनाया गया था, ये इसको कहा जाता था दीवाने बिजारत। दीवाने बिजारत। अब दीवाने बिजारत का मतलब क्या होता है, एक मंत्री परिषद होता था। क्या होता था, मंत्री परिषद होता था, ठीक है ना, जो सभी विभागों पर नजर रखता था। ठीक है, तो दीवाने बिजारत इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दीवाने मुस्तखराज, इसका काम होता था लेखा जोखा रखने का, लेखा विभाग था ये, ठीक है ना। ओके, ये क्या था, कृषि विभाग था। क्या था ये, कृषि विभाग था, ठीक है, कृषि विभाग था, ठीक है। और ये सभी के सभी जो है आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए विभाग थे, लेकिन ये जो विभाग है ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया था, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके, कह रहा है कि इट इज अ क्रॉप व्हिच इज यूज बोथ एज फूड एंड फॉडर। ठीक है, इट इज अ खरीफ क्रॉप। अच्छा, ये खरीफ क्रॉप है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर बिटवीन 21 to 27, ग्रोथ वेल एंड ओल्ड अलुवियल सॉइल, द अबव गिवन स्टेटमेंट टॉक अबाउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। ठीक है, एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग खाद्यान्न और चारे, है ना, देखिए ये देखिए खाद्यान्न के रूप में भी होता है, मतलब फूड के रूप में भी होता है, फॉडर के रूप में भी होता है, ठीक है, चारे के रूप में भी होता है। या एक खरीफ फसल है, खरीफ फसल समझते हैं जो गर्मियों में बोई जाए, सर्दियों में काटी जाए, ठीक है। हाँ, तो ये आपको बताना है। तो बच्चों इसमें तो क्या है, आपका आंसर आ जाएगा मक्का, क्योंकि टेम्परेचर इसको यही चाहिए, ठीक है। ओके, अब मक्का जो है ना, मक्का जो है इसको भुट्टा बोलते हैं। इसको तो तीनों टाइम पे लेते हैं, जायद, खरीफ और रबी, तीनों फसल, तीनों टाइम पे इसको लेते हैं मक्का। डिजिटल इंडिया योजना ये कब आई थी बच्चों, आप सभी को बताना है। डिजिटल इंडिया योजना 2015 में। आप सभी लोग जानते हैं डिजिटल इंडिया योजना, आज मोबाइल से ही सारा काम हो रहा है, पेमेंट करना या तमाम सारी चीजें करना, है ना। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 2015 में। अगला क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। आपसे कह रहा है कि गंगा जो है, गंगा की सहायक कौन सी नहीं है। घाघरा सहायक है, ये छपरा में मिलती है, छपरा में मिलती है। रामगंगा कन्नौज में मिलती है, ध्यान रखेंगे, कन्नौज में मिलती है। यमुना प्रयागराज में मिलती है, प्रयागराज में मिलती है, ठीक है। भीमा जो है ये गोदावरी की सहायक है, किसकी है, गोदावरी की, ध्यान रखना। भीमा जो है ये किसकी सहायक है, गोदावरी की है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, व्हिच एटॉमिक नंबर एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज नेम आफ्टर अल्फ्रेड नोबेल, द इन्वेंटर ऑफ द डायनामाइट एंड द फाउंडर ऑफ द नोबेल प्राइज। देखिए कितना आसान सा सवाल कह रहा है, आवर्त सारणी के किस परमाणु क्रमांक तत्व का नाम डायनामाइट के आविष्कारक और नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया है। आप सभी लोग जानते हैं 102। कौन सा, 102 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। ओके, चल अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है, द फर्स्ट आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड इन ईयर। आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप, महिलाओं का जो है वर्ल्ड कप, ये किस साल पहली बार आयोजित किया गया था। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले पुरुषों का जो है 1975 में हुआ था पहला वर्ल्ड कप, और 79 में हुआ था दूसरा वर्ल्ड कप, और 1983 में हुआ था तीसरा वर्ल्ड कप। तो दो लगातार वर्ल्ड कप कौन जीते थे, वेस्ट इंडीज, और तीसरा वाला वर्ल्ड कप कौन जीता था, इंडियन जीता था, ठीक है ना। ओके, तो पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जो है आयोजित किया गया था, ये किया गया था 1973, 73 तो नहीं होगा, ये 1978 होना चाहिए मेरे हिसाब से, 1978। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को चेक जरूर कर लेना, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन को चेक जरूर कर लेना, क्योंकि 1973 भी मोस्ट एक्सपेक्टेड है, 1978 जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 1978 ही है, लेकिन एक बार इसको आप जरूर चेक कर लेना, ठीक है। हाँ, ये इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपका ध्यान इस तरफ जाएगा, वरना आप देखते नहीं हो, है ना। हाँ, जरूर देखा करो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट व्हाट हाइट डज द जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। जेट स्ट्रीम जो बच्चों होता है ना, ये सबसे ऊपर हवा में चलते हैं, ठीक है,
ऊपर चलते हैं, ठीक है। ब्लो इन इंडिया ड्यूरिंग विंटर मंथ, देखो जब ये आपका मानसून इंटर करता है ना, ये मानसून देख रहे हैं आप लोग, इंटर करता है गर्मियों के टाइम पे, ये लौट के इधर गया। अब ये मानसून जब लौट के इधर आता है, ये इधर आता है, तो इस मानसून को लौट के इधर लाने के लिए कौन सबसे रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता है, रिस्पॉन्सिबल हवा होती है, तो वो जेट स्ट्रीम ही होती है, जो कि आपके मेडिटेरियन सी से निकल कर आती है, ठीक है ना। तो ये कितनी ऊंचाई पर है, लगभग 9 से 13 किलोमीटर, बट एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 8 से 9 किलोमीटर के ऊपर ये ट्रेवल करती है, ध्यान रखना 8 से 9 एग्जैक्ट अगर आप देखें तो। जेट स्ट्रीम, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, सो इट इज कॉल्ड जेट स्ट्रीम, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डॉट वॉज अ ट्यूटोरियल assignment given a administrative officer and the Nobel in the lieu of the services they performed for the state during दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की गई सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारियों और रईसों को सुपुर्द एक क्षेत्रीय कार्य था। क्या कार्य था, आप सभी लोगों को मुझे बताना। देखिए, अगर मैं बात सभी करूं आप सभी लोगों से, इसमें एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, एक चीज समझ में आ रहा होगा, नाजिर क्या करता था, ये माप तौल करता था। क्या करता था, माप तौल करता था, ध्यान रखना, ये क्या करता था, माप तौल करता। मुहत्सिब का होता था ये लेखा रखता था, जमीन का लेखा जोखा अपने पास रखता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि राज्य की सेवा जो लोग करते थे। अब एक बात बताइए, अगर हम कोई सेवा करते, सर्विस करते, उसके बदले हम क्या पाएंगे, उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, सैलरी। और आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के आने से पहले सैलरी के बदले क्या मिलता था, इक्ता मिलता था। क्या मिलता था, इक्ता मिलता था। और इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने किया, अगर आपसे पूछे इंडिया में किसने किया साथियों, तो किसने किया, इल्तुतमिश ने, ठीक है। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू फील्ड गाइड बर्ड ऑफ इंडिया ऑथराइज्ड बाय द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हाउ मेनी बर्ड स्पीसीज आर देयर इन इंडिया। आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब कि बर्ड की स्पीसीज जो है ना, प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित फील्ड गाइड बर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में पक्षियों की कितनी प्रजातियां हैं, तो आंसर क्या आ जाता है बच्चों, 1331। याद रखना 1331, ध्यान रखना, ये याद रहेगा। इतने प्रकार की क्या है, पक्षियां हैं जो कि कहां पे हैं, भारत में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द डूरंड कप, आपसे पूछ रहा है डूरंड कप, संतोष कप, रोबर्स कप, इसका संबंध किससे है, आपसे पूछ रहा है। इसके अलावा एक कप और जोड़ लीजिए, सीजर कप, फीफा कप जोड़ लीजिए, फीफा कप है ना, जोड़ लीजिए। ये सब किससे जुड़ा हुआ है, फुटबॉल से। किससे है, फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, टी.आर. महालिंगम अ legendary musician was known of playing which of the following instrument। ओके, महालिंगम, टी.आर. महालिंगम का संबंध वही है, टी.आर. महालिंगम का संबंध वही है जो हरिप्रसाद चौरसिया का है। ध्यान रखना, जो हरिप्रसाद चौरसिया का है। हरिप्रसाद चौरसिया कहां से है, इलाहाबाद प्रयागराज से, ये है तमिलनाडु से। बिल्कुल ठीक आंसर है फ्लूट, मतलब बांसुरी, ठीक है। ओके, बांसुरी, ध्यान रखना, ओके। हाँ, और बिस्मिल्लाह का जो संबंध है वो आप सभी लोग जानते हैं, शहनाई से है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, है ना। हाँ, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, ये कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ओके, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जरा पढ़ते हैं। पहला क्या दिया गया है, When any plane passing through the central axis of body divides the organism into two identical halves, it called radial symmetries। जब शरीर के केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाला कोई तल जीव को दो समान, है ना, हिस्सों में विभाजित करता है तो इसे रेडियल समरूपता कहते हैं। ठीक है, रेडियल समरूपता कहते हैं, ठीक है, समरूपता कहते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, सिमेट्री, हाँ रेडियल सिमेट्री, ठीक है, ये तो सही है, सही लग रहा है। Where the body can be divided into
identical left and right halves is only one plan exhibited by lateral symmetry। यदि शरीर केवल एक ही तल में समान बाएं और दाएं हिस्सों में विभाजित की जाती है तो इसे द्विपक्षीय समरूपता कहते हैं। ठीक है, ये भी सही है, आपका दोनों सही हो जाएगा। बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। ठीक है, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which of the following expression is correct? आपसे कह रहा है कि कौन सा एक्सप्रेशन इसमें क्या है, सही है, ये आप सभी को बताना है। ठीक है, कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन भी है क्या, चले, हाँ, इसमें कौन सा सही है आपको बताना है। ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट बराबर होता है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, नेट नहीं, माइनस में हो जाएगा। ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट बराबर ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब क्या है, जो सकल प्राथमिक घाटा होता है वो सकल राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। इसमें से शुद्ध ब्याज देनदारी निकाल देते हैं। शुद्ध ब्याज देनदारी का मतलब क्या होता है, जो सरकार जो है बजट बनाने के लिए या किसी से लोन लेती है तो उस लोन के बदले जो सरकार इंटरेस्ट पेमेंट करती है उसको से इसमें से निकालना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक 3000 स्टिकर्स ऑर्डिनरी पीपल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइव्स। 3000 स्टिजेज ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ्स पुस्तक की लेखिका कौन है, आपको बताना है कौन है इसकी लेखिका। और आपको बता दूं कि ये लेखिका कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, इनके जो दामाद हैं वो एक देश के प्रधानमंत्री भी हैं और इनके हस्बैंड फाउंडर हैं इन्फोसिस के, सुधा मूर्ति। क्या हो जाता है, सुधा मूर्ति। ठीक है, अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय ने लिखा है। ठीक है ना, ओके, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 आ जाइए, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ये देखिए आ गया, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग आ गया। अब बताइए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसने लिखा है। अभी भी मैंने आपको बताया था, वो लिखा है किसने, अरुंधति राय ने। ठीक है, ओके। आर के नारायण ने मालगुडी डेज लिखा है। ओके, the subsection C is in the list of the fundamental duties required on the Indian citizen to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity। ध्यान रखना, integrity of India, यहाँ पे क्या है, integrity, अखंडता। मौलिक कर्तव्य की सूची उपधारा C में किसी भारतीय नागरिक के लिए भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए कर्तव्य को निर्धारित करता है। किसको, इंटीग्रिटी को। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्या है, इंटीग्रिटी है। इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। अब क्या कह रहा है कि व्हिच प्लांट आर इंक्लूडेड इन थैलोफाइटा, वेरी इंपॉर्टेंट है। थैलोफाइटा में कौन होंगे, बिल्कुल है उल्वा चारा क्लेडोफोरा, बिल्कुल ठीक है। लाइकेन संवहनी पातक टेरिडोफाइटा नहीं, कमल लाइकेन गुलाब नहीं, तरबूज आगे नहीं, ना, उल्वा चारा क्लेडोफेरा, बिल्कुल आपका ये पहला आंसर आपका सही हो जाता है। तो साथियों, आज आप लोगों ने देखा कि एसएससी सीपीओ की क्लास में हम सभी लोगों ने आपके सामने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखे। लगभग 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने किए और आपने ये देखा होगा कि 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको स्टैटिक जीके की क्लास से बखूबी पूछे गए हैं, चाहे वो बुक्स एंड ऑथर के हों, चाहे वो आपके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से हों, चाहे वो आपके क्लासिकल डांस से हो, चाहे वो आपके फोक डांस से हो, चाहे आपके फेस्टिवल से हो, चाहे आपके गेम से हो। तो 25 से 30 क्वेश्चन आपके केवल स्टैटिक जीके के पूछे गए हैं। और अब तक जो मैंने स्टैटिक जीके में सुबह 8 बजे की क्लास में पढ़ाया है, जिन बच्चों ने कंटिन्यू वो क्लास किया होगा उनको ये लगा होगा कि हाँ, हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बार बार रिकमेंड करता हूँ कि आप सभी लोग 8 बजे स्टैटिक की क्लास में जरूर आया करें। ठीक है, और नहीं आ पाते हैं तो उसको बाद में जरूर देख लिया करें। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले दिन ठीक इसी समय। तब तक सभी को राम राम, जय हिंद।